हम लोग आज पढ़ेंगे एयर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले जानेंगे कि एयर कंडीशनिंग की डिफिनेशन क्या होती है। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग में क्या करते हैं हम। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड एयर मोशन साइमल्टेनियसली। यानी कि एयर कंडीशनिंग क्या करता है, टेम्परेचर को ही मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी को भी, प्योरिटी ऑफ एयर को एंड एयर मोशन को साइमल्टेनियसली। अब हम जानेंगे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। टेम्परेचर को रेगुलेट करने की, टेम्परेचर को क्यों रेगुलेट करते हैं हम। यानी कि एयर कंडीशनिंग में हम 4 पैरामीटर को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड एयर मोशन। टेम्परेचर को कंट्रोल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर है, जान लो 45 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो ह्यूमन बॉडी जो है कंफर्टेबल नहीं होगी एट हायर टेम्परेचर पे भी। और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, यानी कि 10 है, 15 है, 16 है, 7 है, तो लो टेम्परेचर पे भी ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी। इसलिए हमको टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंडीशनिंग में। अब दूसरा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द एयर। मॉइस्चर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर मतलब वाटर, H2O। तो एयर कंडीशनिंग में हम ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा एयर में तो प्रॉब्लम आती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी इफेक्ट पड़ेगा। और मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तब भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा हमारी एयर में तो हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हमारे एयर में उसको कंट्रोल करते हैं। और थर्ड आती है प्योरिटी ऑफ एयर। प्योरिटी ऑफ एयर का मतलब हुआ कि जो हम एयर को सर्कुलेट कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग में, तो फ्रेश एयर को भी हम सर्कुलेट करते हैं। कुछ परसेंटेज लेते हैं फ्रेश एयर का, उसको रिसर्कुलेट करते हैं एयर कंडीशनिंग में। प्योरिटी ऑफ एयर मतलब हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। क्योंकि अगर जान लो तुम्हारा ये एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशन लगा दी, ये रूम है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर फ्रेश एयर सराउंडिंग से नहीं लेंगे, फ्रेश एयर सराउंडिंग से अगर नहीं लेंगे एयर कंडीशनिंग में, तो मान लो ये तुम्हारा एयर कंडीशनिंग है, ये तुम्हारा रूम है, तो अगर हम फ्रेश एयर सराउंडिंग्स नहीं लेंगे तो सेम एयर बार बार रिसर्कुलेट होती रहेगी। अगर फ्रेश एयर ना यूज करें हम अभी सराउंडिंग से, तो सेम एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन इनहेल करेंगे और हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही एयर कंडीशनर क्या करेगा, ठंडा करेगा, हमको कूल करेगा, और वो कूल करने के बाद से फिर से रिसर्कुलेट कर देगा रूम में। तो रूम के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता रहेगा, तो ये काफ़ी हार्मफुल होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, कुछ परसेंटेज में फ्रेश एयर को एयर कंडीशनिंग में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानी कुछ परसेंटेज फ्रेश एयर का, एटमॉस्फेरिक एयर का भी यूज करते हैं एयर कंडीशनिंग में। वो कुछ एयर रिसर्कुलेटेड एयर रहती है, यहाँ से जो रिसर्कुलेट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, रिसर्कुलेटेड एयर प्लस फ्रेश एयर को कूल करते हैं एयर कंडीशनिंग में। और हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ हम जो यूज हो चुकी एयर है उसको रिसर्कुलेट नहीं करते हैं, हम फ्रेश एयर को लेते हैं। यानी जैसे एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट है हमारा, ये रूम है, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स में 100% फ्रेश एयर या प्योर एयर को लेते हैं, प्योर और फ्रेश एयर को सर्कुलेट कराते हैं। और इसी को वेंटिलेटेड एयर भी कहते हैं।
वेंटिलेटेड एयर, वेंटिलेटेड एयर मतलब द अमाउंट ऑफ एयर विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ एयर इज नोन एज वेंटिलेटेड एयर। ठीक, तो यानी कि हमको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी टेम्परेचर को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हायर टेम्परेचर पे कंफर्टेबल नहीं होगी और ना लोअर टेम्परेचर पे। ह्यूमिडिटी मतलब हायर ह्यूमिडिटी और लोअर ह्यूमिडिटी पे ह्यूमन बॉडी कंफर्टेबल नहीं होगी। तो थर्ड आया प्योरिटी ऑफ एयर, यानी कि हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहते हैं रूम के अंदर। तो फोर्थ आता है एयर का मोशन, एयर मोशन। और देखो एयर का मोशन मतलब एयर की वेलोसिटी, एयर जो है अगर हायर वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी हमारी बॉडी जो है कंफर्टेबल नहीं होगी, अगर लो वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी वो कंफर्टेबल नहीं होगी हमारी बॉडी। तो इसलिए हमको एयर की वेलोसिटी को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, 4 पैरामीटर है जिनको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्योरिटी ऑफ एयर एंड लास्ट वन इज एयर मोशन। एयर मोशन मतलब हमारी एयर की वेलोसिटी। तो हमारा जो एयर कंडीशनिंग में क्या है, जो वर्किंग फ्लूइड है एयर है, यानी कि एयर को हमको ठंडा करना है, एयर को कूल करना है और एयर को कूल करके हमको सर्कुलेट कराना है रूम के अंदर। तो चूँकि हमारा वर्किंग फ्लूइड एयर है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एयर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एयर के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो एयर तो सबसे पहले साइक्रोमेट्री एक साइंस होती है। हमारा वर्किंग फ्लूइड एयर है एयर कंडीशनिंग में। और साइक्रोमेट्री क्या होता है, देखो साइक्रोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स और स्टडी विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और मॉइस्ट एयर। यानी कि हम साइक्रोमेट्री में क्या करते हैं, एयर की प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं कि इस साइक्रोमेट्री की डिफिनेशन होगी, साइक्रोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और मॉइस्ट एयर। एयर या मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की साइक्रोमेट्री के अंदर। और देखो एयर के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं एयर और मॉइस्ट एयर कंसिस्ट ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। जैसे कि हम जानते हैं एयर में हमारा ड्राई है मतलब गैसेज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गई और एक्सेट्रा, बहुत सारी गैसेज हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% हो गया और ऑक्सीजन का 21 के अराउंड 23 हो गया, 21 हो गया। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वेरी करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 0.02%। तो जो ड्राई गैसेस होती हैं उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, वो वेरी नहीं करेंगे, उनका कंपोजिशन रहता है वो फिक्स होता है। ड्राई एयर का, ड्राई गैस का, ड्राई एयर और गैसेज सिंपल। और एयर में दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है हमारी वाटर वेपर, यानी कि H2O जो है वो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा एयर में, वेपर फेज में, वेपर स्टेट में वाटर। तो अगर हम कहीं भी क्वेश्चन में अगर दिया है सिंपल एयर या मॉइस्ट एयर, तो इसका मतलब हुआ 2 चीज़ें हमारी एयर में प्रेजेंट हैं, एक ड्राई एयर भी प्रेजेंट है और वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। और ड्राई एयर या गैसेज में जो ड्राई एयर और गैसेज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर, आर्गन एक्सेट्रा, उनका कंपोजिशन वेरी नहीं करता है। यानी कि ड्राई एयर जो होता है वो फिक्स होती है, ड्राई एयर वेरी नहीं करती है हमेशा, ये फिक्स होगा, फिक्स्ड होगा ड्राई एयर। और वेरी क्या करता है, वाटर वेपर जो है जिसको हम मॉइस्चर भी कहते हैं, इसी को मॉइस्चर कहते हैं। तो वाटर वेपर जो है हमारा, उसका जो है कंपोजिशन या कंटेंट वेरी करता है।
तो ये वेरिएबल पार्ट होती है हमारी एयर के अंदर, ये वेरिएबल पार्ट होती है, और ड्राई एयर जो होती है फिक्स पार्ट होती है। तो लेट स्मॉल एम बी दे टोटल मास ऑफ द मॉइस्ट एयर। अगर हम मॉइस्ट एयर बोल रहे हैं तो मॉइस्ट एयर का मतलब हुआ हमारी एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और वैसे ड्राई एयर भी प्रेजेंट है। तो या सिंपल एयर बोलेंगे तब भी हमारे एयर में मतलब ड्राई एयर भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर दोनों प्रेजेंट है। तो लेट एम बी दी टोटल मास ऑफ द मॉइस्ट एयर। तो एंड एम ए इक्वल टू मास ऑफ ड्राई एयर एंड एम वी इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर। क्या किए हम, स्मॉल एम को माने टोटल मास है हमारा मॉइस्ट एयर का, और एम में जो है मास ऑफ ड्राई एयर है, एम वी हमारा वाटर वेपर का मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास से हम जानेंगे क्या कर लिख सकते हैं, एम ए इक्वल टू एम ए प्लस एम वी, यानी कि टोटल मास ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होगा, इक्वल होगा समेशन ऑफ मास ऑफ वाटर ड्राई एयर एंड मास ऑफ वाटर वेपर। ये लिख सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास से। और दूसरा चीज़ एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं हम कि मान लो तुम्हारे पास कोई सिस्टम है, कोई स्पेस है कॉन्फाइंड, इस कन्फाइंड स्पेस में मान लो एयर प्रेजेंट है, एयर है प्रेजेंट है। तो इस सिंपल एयर में क्या होगा, हमारा वाटर वेपर भी प्रेजेंट होगा और क्या होगा, ड्राई एयर भी प्रेजेंट होगी, दोनों चीज। और प्रेशर कितना होगा इस एयर का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सराउंडिंग में जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर जान लो टोटल प्रेशर पीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड पीए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, एंड पीवी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। यानी पीटी जो है हमारा वो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कांस्टेंट होता है, और पीए जो है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है, और पीवी जो है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का प्रेशर है। तो जैसा हम कंजर्वेशन ऑफ मास से बताए थे कि एम इक्वल टू एम ए प्लस एम वी, उसी तरह एक डाल्टन्स लॉ होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसा कि हम लिखे हैं कि एम ए इक्वल टू एम प्लस एम वी, पी टी इक्वल टू टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, एंड पी वी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि मान लो तुम्हारे पास अगर कोई गैसेज है, मान लो यहाँ पे कोई गैसेज है प्रेजेंट किसी सिस्टम के अंदर, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी गैस है, या कई सारे गैसेज प्रेजेंट है। तो इस मिक्सचर ऑफ गैसेज है इनका, अगर मान लो तुम्हारा कोई सिस्टम है इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है जो इस सिस्टम के मिक्सचर का टोटल प्रेशर होगा अगर पी है तो वो समेशन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PN2 प्लस PO2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को कैसे डिफाइन करेंगे, तुम्हारे पास इस सिस्टम में क्या ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, क्या करो नाइट्रोजन को रिमूव कर दो इस सिस्टम से। तो नाइट्रोजन को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या इस सिस्टम के अंदर, ऑक्सीजन केवल बचेगी। तो केवल जब ऑक्सीजन बचेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वाट एवर द प्रेशर इज एक्सर्टिंग बाय द
ऑक्सीजन इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह हम क्या करूँ, अब इसके अंदर से, इस सिस्टम के अंदर से नाइट्रोजन को रिमूव, सॉरी ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे हम तो बचेगा क्या सिस्टम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी वो क्या होगा, उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन होगा। पी क्या है, मिक्सचर का टोटल प्रेशर, ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हमारे एयर में क्या था, सिमिलरली क्या थी एयर के अंदर, एयर के अंदर टोटल जो एयर था वो मॉइस्ट एयर था, और जो प्रेशर होगा एयर का हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल मास, इन्वायरमेंटल मास के कारण जो प्रेशर लगता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, चूँकि इस एयर में ड्राई एयर रिप्रेजेंट है और वाटर वेपर रिप्रेजेंट है, तो टोटल अगर प्रेशर पीटी है तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम लिख सकते हैं पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। और पीटी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमको पता है, ये कांस्टेंट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये वेरी करती नहीं है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं, एक बैरोमीटर डिवाइस होता है, बैरोमीटर डिवाइस की हेल्प से, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 101.325 किलो पास्कल। तो इसको वैल्यू की याद रखना आपको, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है, 101.325 किलो पास्कल। ये वेरी नहीं करेगी, फिक्स होती है एयर के लिए या मॉइस्ट एयर के लिए। और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर है, और पी वी है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। दो इक्वेशन हमको मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन मिला हमको कंजर्वेशन ऑफ मास से एम इक्वल टू एम ए प्लस एम बी मिला, और सेकंड इक्वेशन मिला हमको पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी वी। दो इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे,